The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कोविड के बीच में हमारे पास मेडिकल लापरवाही की लगातार खबरें आ रही हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं और अपनों को खोने के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का बिल भर रहे हैं। लोगों की जमीन तक बिक रही है। इस चक्कर में बात यौन उत्पीड़न के आरोपों तक भी जा रही है। हम आज के शो में इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि एक उपभोक्ता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर जब प्राइवेट अस्पताल मनमानी करें तो आपके अधिकार क्या हैं, कैसे आप इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। इस वीडियो में पीले कुर्ते में जो शख्स एम्बुलेंस को धक्का लगाते दिख रहे हैं उनका नाम विजय शाह है। विजय शाह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में वन मंत्री हैं। विजय शाह खंडवा जिले में सरकारी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने आए थे, लेकिन ऐन मौके पर एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुई, धक्का लगाने के बाद भी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ये वाहन 2005 के हैं, यानी 16 साल पुराने। इतनी पुरानी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की जरूरत क्यों आ पड़ी, ये तो मंत्री जी ही बता सकते हैं। व्यंग्य की भाषा में कहें तो हरी झंडी को तय लगाकर रख दिया गया है, मतलब कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और एम्बुलेंस वाली गाड़ी को ठीक कराने के लिए भेज दिया गया है। कमाल है, हरी झंडी की प्रतीकों में उलझने के पहले कम से कम क्वालिटी चेक तो कर लेना चाहिए था। दिन की वीडियो के बाद अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से मरने वालों की बात करें तो सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 4,000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,209 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 3,57,295 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें कई चर्चित नाम भी हैं। मसलन हिमालय के रक्षक के नाम से मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, उनका आज कोरोना के चलते निधन हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा 8 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। 94 साल के बहुगुणा के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई नामचीन व्यक्तियों ने दुख व्यक्त किया है। दूसरी सुर्खी गोवा से है। गोवा की सेशन कोर्ट ने 8 साल बाद पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन शोषण के आरोप से बरी कर दिया। तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपने सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नवंबर 2013 में तेजपाल को गिरफ्तार किया था। 2014 में तेजपाल जमानत पर बाहर आ गए थे और अब सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि गोवा सरकार ने कहा है कि हम सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस पूरे मसले पर हमने विस्तार से बात की है आज के ऑर्डिनरी शो में। इस शो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑर्डिनरी लल्लन टॉप की एक और पहल है जिसमें हम महिलाओं की, लड़कियों की नज़र से दुनिया को देखने की, इसकी पड़ताल की और इसको संवारने के तरीकों की बात करते हैं। इसलिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए और ये शो जिसे मेरी सहकर्मी प्रतीक्षा प्रस्तुत करती हैं, इसे ज़रूर देखा करिए। तीसरी सुर्खी ये रिजर्व बैंक से है। आज 21 मई को रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक हुई। इसमें रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अपनी सरप्लस रकम में से 99,122 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा कि रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल से मार्च तक का कर दिया गया है। पहले ये जुलाई से जून तक का होता था। आज बोर्ड ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि में रिजर्व बैंक के कामकाज की चर्चा भी की। बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दी। अब यहाँ सवाल उठ सकता है कि ये सरप्लस फंड क्या होता है। इसे यूं समझिए कि रिजर्व बैंक साल भर में जो खर्च करता है उस आमदनी में से निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस फंड होता है, यानी कि एक तरह से मुनाफा।
नियम के मुताबिक रिजर्व बैंक मुनाफे का एक हिस्सा अपने पास रखता है और एक हिस्सा केंद्र सरकार को देता है। 2019 में रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा भी था। चौथी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। आज पंजाब के तरन तारन से किसानों का एक जत्था दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे इन किसानों का कहना है कि हम 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे और देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। 26 मई ही वो दिन है जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में कोरोना की दस्तक भी दिखने लगी। 20 मई को कुछ ही घंटों के भीतर कोंडली बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई। इसमें से एक की रिपोर्ट कोरोना के मामले में पॉजिटिव आई। ये दोनों किसान पंजाब के रहने वाले थे। हालांकि किसान नेता इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की साजिश बता रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि मृतक किसान को शुगर की बीमारी थी और इसी के चलते मौत हुई। लेकिन यहां पर यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि जब पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है तो किसान आंदोलन इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं? जब लगातार कोविड प्रोटोकॉल के तहत भीड़ से बचने की बात कही जा रही है, इसको लेकर नियम कानून है जो आम लोगों पर लागू किए जा रहे हैं, तो किसान आंदोलनों को और इसके प्रदर्शनकारियों को इससे बरी कैसे किया जा सकता है? 5वीं सुर्खी बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से विधायक चुने गए तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव चटर्जी ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अब जो उपचुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी उम्मीदवार बनेंगी। ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भवानीपुर से ही विधायक चुनी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जहां उन्हें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। नियमों के मुताबिक ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और इसी नियम के आलोक में ये एक और चुनाव। ये थी सुर्खियां। अब वक्त है बड़ी खबर का। आज हम कुछ उदास किस्सों से बातचीत शुरू करेंगे। उन लोगों के बयानों के जरिए बात करेंगे जिन्होंने कोविड में अपनों को खोया और साथ ही इसके चंद प्राइवेट अस्पतालों की कथित मनमानी का भी शिकार हुए। अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा अस्पताल का बिल भरा, अस्पताल से अपने प्रियों का कोई हाल पुरसा भी नहीं मिला, उन्हें खो दिया और अब न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं। सबसे पहले बात परमजीत की। नोएडा के रहने वाले परमजीत की तबीयत खराब हुई। दिल्ली एनसीआर में बेड नहीं मिलता दिखा तो वो पंजाब के मोहाली चले गए। 26 अप्रैल को यहाँ के न्यू लाइफ लाइन अस्पताल में भर्ती हुए और 14 मई को उनकी मौत हो गई। बिल बना 9 लाख रुपए का। उनकी पत्नी अनुदीप ने लल्लन टॉप से बातचीत में जो बताया वो सुनिए। 26 अप्रैल को दिल्ली नोएडा में कोई बेड नहीं मिलने की वजह से हमें किसी ने बताया कि जीरकपुर न्यू लाइफ लाइन में एक बेड अवेलेबल है। तो हम लोग, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर, हम लोग एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके उनको जाना पड़ा न्यू लाइफ लाइन में। तो वहां 8 बजे एडमिशन हुआ था इनका। एडमिट हुए ये 26 अप्रैल को। तो शुरू से ही ये बहुत डरे हुए थे उस हॉस्पिटल से। शुरू में डॉक्टर तो हमेशा आश्वासन देता रहा, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी इंजेक्शन बोले, इस हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता, हम लोग बाहर से अरेंज करके इनको लगाते रहे हैं। रेमडेसिविर वो वाला इंजेक्शन भी 6 डोजेज इनके लगाए हैं। बहुत कॉस्टली थे और इनकी वजह से इनका TLC भी हाई हो गया था। 5 तारीख तक तो ये बहुत सही रहे हैं, पर ये बहुत डरे हुए रहते थे कि मुझे यहाँ से निकाल लो। शुरू से ही यहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, यहाँ के मरीजों को ये लोग थप्पड़ लगाते हैं, बांध के रखते हैं हाथ पैर। ये बहुत डरे हुए थे, पर हमने सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये डिमोटिवेटेड है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे सामने तो ठीक थे ये तो स्टाफ में भी कोई पीपी किट वगैरह कुछ नहीं पहन के रखता। फिर मेरी ननद ने मुझे बुलाया कि भाभी आप आ जाओ। फिर मैं 10 तारीख को आई इनको मोटिवेट करने के लिए कि बात क्या है, मैं देखूं जाकर। तो रात को फिर मैंने देखा कि माहौल ठीक नहीं है। डेड बॉडीज लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूली रात को इतनी डेड बॉडीज निकाल रहे हैं ये लोग। और पेशेंट के साथ वाले बेड पे ही है तो वहीं पे पैक कर रहे हैं। मतलब पेशेंट डर रहा है, मतलब माहौल बिल्कुल बहुत वर्स्ट माहौल था रात। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने चाचा जी से बात की। चाचा जी कहते हैं, उन्होंने बेड अवेलेबल करवाया मुकुट हॉस्पिटल में कि यहाँ पे आपको हम लोग शिफ्ट करवा देते हैं। फिर हमने 11 तारीख को इनकी डिस्चार्ज के लिए बोला तो उन्होंने 9,20,000 रुपए हमसे लिए। 11 तारीख तक का खर्चा था 9,20,000 रुपए।
तो उन्होंने हम लोग फ्रंट पे हमारी एम्बुलेंस वेट कर, उन्होंने बोला पिछले गेट से आओ, वहां पे एम्बुलेंस वेट करेगी। तो वो एकदम कच्चा रोड थी और बिल्कुल टोए टिब्बे वाली सड़क थी, हम लोग जैसे चल भी नहीं सकते उस रोड पे। उस रोड से उन्होंने क्या करा, मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन नीचे से आधे घंटे पहले मैं देख के आई थी, इनका 98 97 पे ऑक्सीजन जा रहा था, सो रहे थे। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ऑफ करके बाहर निकाल दिया पिछले दरवाजे से। तो फिर दूसरे मुकुट हॉस्पिटल वालों ने नोट किया, कि इनका ऑक्सीजन ऑफ है। उन्होंने पहले ऑन किया ऑक्सीजन, फिर उन्होंने देखा कि इनका पल्स नहीं है, हार्ट बीट नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि ये तो डेड है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि योर पेशेंट ही इज नो मोर। फिर उतने में इनका जैसे उन्होंने ऑन कर दिया था ऑक्सीजन, मैंने भी थोड़ा हिलाया, उनको बोला कि भी आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए सरवाइव करोगे, बच्चे के लिए, कि हमारे बहुत डिपेंडेंट है हम लोग आप। तो इन्होंने सिर हिलाया, आंखें खोली, ऐसे करा मैं हाँ जिंदा हूँ। फिर ये लोग इन्होंने क्या किया, वेंटिलेटर पे डाल दिया इनको। उन्होंने मुकुट हॉस्पिटल वालों ने बोला सी पाइप लेके आओ, कि इनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। सी पाइप लगाई, उससे इनका ऑक्सीमीटर 47 से 71 भी हो गया था, 71 हो गया था। फिर इन्होंने जल्दी से वेंटिलेटर अपने आप ही, इन्होंने बिना कंसेंट किए, बिना बिना मेरे से कुछ पूछे वेंटिलेटर अंदर से लेके आए और वेंटिलेटर पे सीधा लगा दिया इनको। फिर इनको उन्होंने मना कर दिया, मुकुट हॉस्पिटल वालों ने नहीं लेके जाएंगे, तो फिर यही रहना पड़ा इनको इसी हॉस्पिटल में। फिर इन्होंने काफी मतलब वर्स्ट कर दी उसके बाद कंडीशन इनकी। इन्होंने बोला कि फिर नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर से मिलने गए, तो उन्होंने बोला कि आप लोग ने हिम्मत कैसे की, आप लोग मुकुट हॉस्पिटल लेके चेंज कराने की कोशिश कैसे की, इसीलिए मैंने, ये तो वेंटिलेटर वाला मरीज ही नहीं, हमने तो, ये तो ऑक्सीजन पे भी ठीक हो जाता, हमने तो, आप लोग लेके जा रहे थे इसलिए वेंटिलेटर पे डाला। इसके बाद इन्होंने पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं। रात को मैं जाती थी नीचे, तो अब चुप करके आते थे, इंजेक्शन लगा के चली जाती थी। मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा भी कौन सा इंजेक्शन है, तो मुझे नहीं बता रहे थे। तो एक बार बोली ये नींद का इंजेक्शन है, पर वो सारी रात सोए नहीं, दिने भी जाग रहे हैं। जब भी जाती थी आंखें खोल खोल के बस देख रहे हैं इधर उधर, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं जैसे। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कहना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर को बुलाती थी, डॉक्टर ये कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटे डॉक्टर को, तो ये फेस घुमा लेते थे अपना। इनके नाक पे भी निशान थे किसी खरोंच के, और माथे पे भी निशान थे। इन लोगों ने इस चीज का भी ध्यान नहीं दिया, सीधा ही हटा दिया फटाफट और बैलून वाली पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी 98 आ रही थी। मेरे पापा ने मुझे फोन करके बताया, मैं घर आ गई थी सुबह 10 बजे, मैं घर आ गई थी। तो मेरे पापा का फोन आया, कहते 98 जा रही है बैलून वाली पे। तो मैं भी बहुत खुश थी कि चलो शुक्र है कि इनको सूट कर गया, 100% वेंटिलेटर पे था। इवन उसने ये भी बोला था कि इसके लंग्स तो उड़ गए होंगे अभी तक तो इसके लंग्स भी उड़ गए होंगे। फिर भी मैं खुश थी, मैं कहा चल 98 पे जा रही है ऑक्सीजन। तो फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद पापा का फोन आया कि परम नहीं रहा। दिल्ली की रहने वाली गुलशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तबीयत खराब हुई। 2 अप्रैल 2021 को उन्हें घर वालों ने पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गुलशन के भाई आमिर बताते हैं कि इलाज के कुछ दिनों बाद गुलशन की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फिर भी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इलाज के दरमियान अस्पताल ने 16 लाख रुपए का बिल बनाया, ऐसे आरोप हैं। बिल में छूट के लिए गुलशन के घर वालों ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का जब सर्टिफिकेट लगाया, तो अस्पताल ने एक और कोरोना टेस्ट किया और गुलशन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। सुनिए उनके भाई क्या कहते हैं। जब तक पॉजिटिव चल रहा था तब तक गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेज फिक्स था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, वो हमारा चल रहा था, जो रोज़ का खर्चा 20 से 22 हज़ार आ रहा था। बट जब से नेगेटिव हुआ तब से उन्होंने अपना चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया, जो लगभग रोज का था 80 हज़ार से 1 लाख रुपए के आसपास। बट हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहन ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इतने मजबूत तो थे नहीं, बट जान के आगे आदमी पैसा लगा देता है। हमने भी वही करा। बट उन्होंने उसे जब 8 तारीख पे वेंटिलेटर पे रखा, उसके बाद से 22 तारीख तक वो वेंटिलेटर पर ही रही। उन्होंने हमें बताया कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, सीरियस है, बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा चलिए, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। हम पैसा भी लगाते रहे, जहां हम पैसा नहीं भर पाते थे वहां वो दवाइयाँ रोक देते थे कि आप पहले पेमेंट करिए जब इनकी दवाइयाँ चलेंगी। हम बहुत टेंशन में आ गए थे। 22 तारीख तक जो उसका बिल था
वो रोज़ का करते 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 16 लाख रुपए के आसपास आ चुका था। हमने अपने पास से जितना हो सकता था 10 लाख रुपए तक हम पे कर चुके थे। 6 लाख रुपीज़ जो थे उनके हमारे ऊपर चढ़े हुए थे। बट मेरी बहन का जो है EWS कार्ड बना हुआ था, तो हमें स्टार्टिंग में तो इतना कुछ पता नहीं था, बट हमें किसी ने बताया कि आप इनका इस कैटेगरी में करवा दीजिए। तो हमने 21 या 22 तारीख से हम लग गए थे कि EWS कैटेगरी हो जाए। हमने गवर्नमेंट के यहाँ वहाँ चक्कर लगा के EWS कैटेगरी एक्सेप्ट करवा दिया हॉस्पिटल में। बट उन्होंने हमसे बोला कि अगर आपको EWS कैटेगरी करवाना है तो सबसे पहले आपका जो बैलेंस अमाउंट है 6 लाख रुपीज़, ये आपको आज के आज ही पे करना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन आप पे करोगे तो 1 लाख रुपए जो चार्ज लगता है वो आपका लग जाएगा। हम बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि एक साथ एक दिन में 6 लाख रुपए जमा करना हमारे बस की नहीं थी। बट कहते हैं ना, करने वाला ऊपर वाला है। यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत करके हमने मदद लेकर वो उसी दिन कर लिया। हमने उनको पे करके EWS कैटेगरी में 22 तारीख को करवा लिया। अब नेक्स्ट डे हम जब मिलने गए 23 तारीख को मॉर्निंग में, तो हमें पता चलता है कि नहीं मिल सकते हम। हमने बोला क्यों नहीं मिल सकते हम, क्या हो गया? उन्होंने कहा आपकी बहन का कोविड पॉजिटिव आया है। हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा कि कल रात को हम मिलकर आए हैं, वार्ड में जा कर के EWS कैटेगरी करवा करके सारे डॉक्यूमेंट जमा करके मिलकर आए हैं, नेक्स्ट डे पॉजिटिव कैसे हो गया? हमने बोला आपने हमें बताना ज़रूर नहीं समझा कि आपने टेस्ट करा है, आपने 15-16 दिन, 8 तारीख को आपने लास्ट टेस्ट करा था, ये 22 तारीख तक आप क्या कर रहे थे जो आपने टेस्ट ही नहीं करा उसका, कि कोविड का टेस्ट एक बार कर लिया जाए। वो कह रहे ऐसा होता है कि कभी कभार ज़रूरत नहीं लगती, बट हमें ज़रूरत लगी तो हमने टेस्ट कर लिया। उनको एक अलग वार्ड में रखा गया है। हम बहुत परेशान हो गए। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 24 तारीख को भी नहीं हम मिल पाए। 25 तारीख को मॉर्निंग में, वो वेंटिलेटर पर ही है, हटाया नहीं है वेंटिलेटर पर से। 25 तारीख को मॉर्निंग में कॉल आता है कि आप लोग आ जाइए, आपकी सिस्टर की हालत बहुत सीरियस हो रही है। हम इमरजेंसी में हम चले गए वहाँ पर। फिर 3 बजे कॉल आता है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हार्ट बीट रुक रही है और BP भी लो हो रहा है। बहुत ख़तरनाक मंजर था वो हमारे लिए। फिर 3:30 बजे कॉल आता है कि आप लोग ऊपर आ जाइए। हम ऊपर जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आपकी बहन अब नहीं रही। यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले रमेश चंद्र गुप्त की भी यही कहानी है। उन्होंने अपनी सास विमला को 13 मई को गाजियाबाद के हीलिंग ट्री अस्पताल में भर्ती कराया। उनका आरोप है कि उन्हें एक बार भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें रोग क्या है, इलाज क्या चल रहा है, और 18 मई को खबर दी गई कि विमला गुप्ता का निधन हो गया और 2 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। पेमेंट डिमांड सीधा 1 लाख रुपया किया गया। मैंने बोला अभी इतने पैसे नहीं हैं, अभी रात भर के लिए 25,000 जमा कर लीजिए। बड़ी रिक्वेस्ट करके 50,000 में बात बनी, जमा कर दिया। माँ को एडमिट करा दिया। सुबह 14 तारीख 11 बजे करीब कॉल आती है बिलिंग डिपार्टमेंट से कि आपका 72,000 रुपया और ड्यूज हो गया। मैंने बोला कि रात में 72,000 की क्या मेडिसिन लग जाएंगी, आप ये बताइए। अभी मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं पता है कि क्या दे रहे हैं, कितना आराम है। मैं अभी हॉस्पिटल आऊँगा, सारी जानकारी करके मैं व्यवस्था बना दूँगा। मैं वहाँ गया तो जनरल वार्ड में मेरी माँ विदाउट ICU लेटी हैं, उनकी वीडियो भी बनाई। डॉक्टर साहब से जो वहाँ के वार्ड में बैठे हैं उनसे भी संपर्क किया। डॉक्टर दीपक जी से संपर्क करने की कोशिश करी, नहीं मिले। इसके बाद वापस चला आया। 15 तारीख गया तो कह रहे हैं अभी करीब 11:30 बजे ICU में हमने भेजा हुआ है। फिर मैं ICU के अंदर गया, वहाँ भी सेम ऑक्सीजन चल रही थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब से 16 तारीख को संपर्क किया कि डॉक्टर साहब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे एक बता दीजिए कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कहाँ तक इलाज मिल पाएगा, मेरे साथ एकदम से लोड नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर राहुल लक्ष्मी जो मालिक हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं शाम तक बताता हूँ। बताने की जगह मेरे पास ओनली पेमेंट के प्रेशर। 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख प्रेशर, पेमेंट के अलावा कुछ नहीं था। पेशेंट की हालत कुछ नहीं बताई जा रही थी। इसके बाद 17 भी देख लिया। 17 को मैं जब गया तो मैंने कोशिश करी कि डिस्चार्ज करा लूँ। 2 घंटे तक मुझे हर फ्लोर में भेजते रहे कि डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं, 1 मंजिल पे जाओ, फिर 2 मंजिल पे जाओ। फिर मैं हताश होकर वापस आ गया। 18 तारीख मॉर्निंग मेरे पास कॉल आती है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो साहब मेरे को वेंटिलेटर तो मैं खरीद के नहीं दे सकता हूँ जो आपके यहाँ से डिमांड हुई। तो कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर दे दें। मेरे को बिल्कुल साफ दे दीजिए, जान बचानी है। इतनी बात हुई। इसके बाद जो है मैं वहाँ मिलने गया तो कहते हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। बेड में गया तो वहाँ पर पैक करके बॉडी रखी थी। तो मुझे पूरा शक है कि ये बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं। रीजन ख़त्म होने का वेंटिलेटर की फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर नहीं थी। महाराष्ट्र से भी ऐसी ही घटना सुनाई दी। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के गोदावरी अस्पताल में कोरोना संक्रमित शिक्षक अंकलेश पवार को भर्ती कराया गया। भर्ती करते समय रिश्तेदारों ने अस्पताल में 50,000 रुपए जमा किए। 20 अप्रैल को अंकलेश की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 21 अप्रैल को अस्पताल ने अंकलेश की पत्नी से फीस मांगी। 24 अप्रैल को परिजनों ने अस्पताल को 50,000 रुपए ऑनलाइन और 40,000 रुपए नकद दिए और इसी दिन दोपहर में अस्पताल ने अंकलेश की मौत की खबर दे दी। परिवार शव लेकर चला गया, अंतिम संस्कार में जुट गया। अदालत ने पुलिस को सभी तर्कों की जांच करने और गोदावरी अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। ये तो अस्पतालों में हुई कथित मनमानियों का जिक्र है, लेकिन निजी अस्पतालों से आ रही खबरें बस इतनी ही स्याह नहीं है। इन खबरों में कोविड संक्रमित मरीजों से गैंगरेप और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। जैसे पटना के पारस अस्पताल की ये खबर। 15 मई 2021 नालंदा की रहने वाली एक आंगनबाड़ी सेविका को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 मई को महिला की बेटी ने एक वीडियो जारी किया। खबरों के मुताबिक बेटी ने कहा कि अपनी मां से जब उन्होंने बात की तो मां ने बेटी को बताया कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। बेटी ने आरोप लगाया कि उस दिन के बाद से मां की तबीयत खराब होने लगी और फिर 19 मई को मौत हो गई। बेटी ने आरोप लगाया कि छेड़खानी और बदसलूकी की घटना को दबाने के लिए उनकी मां को गलत दवा देकर मार दिया गया। महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पारस अस्पताल को बंद करने के लिए हैशटैग चलाए। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इसके उलट अस्पताल प्रबंधन, उसका दावा है कि बेटी की शिकायत पर हमने भी इंटरनल जांच करवाई और जांच में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। अब आप इन सब घटनाओं को देखिए, एक चीज कॉमन है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और इन्हीं कथित मनमानियों के मद्देनजर हाल फिलहाल में अदालतों के आदेश भी आए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 मई को इस मामले में एक बड़ा आदेश दिया। राज्य सरकार को नोडल अधिकारी के माध्यम से बिल का भुगतान करने के तरीकों पर काम करने का आदेश दिया ताकि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से मनमाना पैसा न वसूल सके। जस्टिस सी प्रवीण कुमार और जस्टिस ललिता कन्नेगंती की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश में कोरोना की स्थिति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था। इसके पहले दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों को निर्देश दिए थे कि या तो वो प्राइवेट अस्पतालों की फीस पर लगाम लगाएं या राज्यों में और सरकारी अस्पताल खोले जाएं। कोर्ट से इतर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फीस तय करने की मांग की थी। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से इतना पैसा वसूल रहे हैं कि उन्हें लोन तक लेना पड़ रहा है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, अस्पताल के प्रतिनिधियों से बात कर फीस फिक्स करनी चाहिए ताकि इलाज करने वाले लोगों को राहत मिल सके। इसी तरह जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। विधायक ने चिट्ठी में लिखा कि इस आपदा काल में क्या प्राइवेट अस्पतालों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया, और अगर नहीं किया तो सरकार को इन निजी अस्पतालों को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किए जाने हेतु इनकी गैरत को जागृत और नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सभी निजी अस्पतालों के ऑडिट की भी मांग की।
खबरें ये भी बताती हैं कि यूपी सरकार ने प्रदेश के कुछ प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ ओवरचार्जिंग की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन बात सिर्फ फीस की नहीं है, मेडिकल नेग्लिजेंस यानी अनदेखी की है। इस अनदेखी को लेकर मेडिकल फील्ड की नियमावली का डिजाइन कैसा है, आप एक्सपर्ट से सुनिए। हो सकता है, मैं इस चीज को डिनाई भी नहीं करूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा कि चलो बहुत मारामारी है, बहुत रश, और कहीं जो पेशेंट और अटेंडेंट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है कई जगह। तो बहुत फोन आते हैं मेरे पास में भी कि जो हमारा पेशेंट में एडमिट है उसके बारे में खबर नहीं लग पा रही, और ये एक्चुअली हो भी रहा है। तो हम अपने तरीके से पता कर देते हैं, हम जैसे खबर की, भाई ठीक है आपका पेशेंट ऐसा ऐसा नहीं है, खास कर ये जबकि क्योंकि इस कोरोना के टाइम में एंट्री बंद है सबके अंदर जाने की, तो ये हो सकता है। और तो एक तो आपने ही बोला कि लोगों को बता नहीं रहे, उससे बताने में दोनों बातें हो सकती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा विजिलेंट है, क्योंकि शिकायतें बहुत आती है, क्योंकि वहाँ पैसे लगते हैं। आपके सरकारी में आपके पैसे नहीं लगते तो लेवल ऑफ कंप्लेंट थोड़ी सी कम होती है। हाँ, और ऊपर सरकारी में ड्रॉबैक उनका ये कि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, डॉक्टर्स और जो स्टाफ का रेशियो काफी कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो दे आर अंडर प्रेशर, ट्रेमेंडस प्रेशर। तो मैं मानता हूँ, हालांकि हाँ डॉक्टर्स का काम है। अगर आप रूल बुक की बात करें मेरी, तो हमारी रूल बुक ये कहती है भाई आप जो पेशेंट आपका एडमिट है तो आपको उसके पेशेंट को काउंसलिंग करना है हमेशा। ठीक है, हमारे एथिक्स में आता है, लॉ नहीं पर एथिक्स में तो आता ही है। और हम जिसको मैं जो लेक्चर लेता हूँ, मैं सिखाता हूँ, जो बोलता हूँ, मैं बार बार एक ही लाइन को रिपीट करता हूँ कि लिटिगेशंस को रोकने का बेस्ट तरीका आप उससे प्रॉपर से बात करें, उसको सुबह शाम काउंसिल करें, और जो काउंसिल करते हैं उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लें। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा आपके पेशेंट की तो गलत कर रहा है, उसको काउंसलिंग करना चाहिए। अब बात जवाबदेही की आती है। क्या मेडिकली कम रूप से शिक्षित जनता को कोई भी बहाना देकर बरगलाया जा सकता है, या जिस पारदर्शी सिस्टम का हम आग्रह करते हैं उसमें हमारा स्वास्थ्य तंत्र शामिल है? हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पूछा कि उनका इन सब घटनाओं पर क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट IMA stands for ethical practice, and we have a zero tolerance against unethical practice, and we do not support, endorse, or we do not come in support of anybody who is not doing unethical practice. But we must also request our public to understand this is a very pandemic situation where everybody here working here is in a tense mood. Hospital, which is capable of catering to 100 people, now are supposed to cater 200 to 300 people with the same workforce, and the people, the situation there, and you cannot allow somebody to come there without you have proper PPE kit to come near the patient and stand near the patient and understand the things. And doctors who is early able to see about same way of 10 to 15 people, now almost 30 people, 40 people is under the purview of a particular doctor, particular person, and everybody there is under tense situation. And the people who, and second thing, the COVID behaves in a much unpredictable way. It's predictably unpredictable, and the patient who comes with an absolutely one CT score and suddenly he is jumping to 23, 24, and the people are suddenly losing the status, and it is not in the hands of the most of the doctors. And just by paying money, or just by paying the just by you are getting into the situation of an ICU, that there is no guarantee today can give for anyone, for anybody, any treatment for the medical miracle to happen. But I do agree that it is a system we should develop more, and proper communication with the people, proper information to the people, the prayer consent of the people, all that should be needed. इस देश के संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, प्रश्न पूछने के अधिकार से लेकर कानूनी रास्ते अख्तियार करने के अधिकार तक। अब अस्पताल अगर तीमारदार को मरीज की जानकारी नहीं दे रहा या किसी भी किस्म से अंधेरे में रख रहा है, तो अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ कैसे शिकायत की जा सकती है? अपने अधिकारों का कैसे निर्वहन का लाभ उठाया जा सकता है? इस पर कानून के जानकारों ने, जिन्होंने लंबे समय तक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लड़ा, कुछ जानकारियां हमसे साझा की। आप भी सुनिए। देखिए, हमारे देश में ये जो कंज्यूमर ये उपभोक्ता कानून है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पर्टिकुलरली ये जो नया कानून उसमें आया है 2019 का, उसमें उपभोक्ताओं का राइट्स को डिफाइन किया है, और उसमें स्पेसिफिकली पेशेंट्स राइट्स नहीं है, लेकिन इसमें इतना सारा जजमेंट्स आया है, और उसके मुताबिक, और ये जो जनरल कंज्यूमर राइट्स जो है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं को बहुत सारे राइट्स है, या पेशेंट्स को बहुत सारे राइट्स है, और मरीजों को और मरीजों की रिलेटिव्स को राइट है। सबसे पहले है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जब
जो जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि रेट्स क्या होता है, वो चार्जेस क्या होती है और कौन सी क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। अब तो मुझे पता है कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, रिलेटिव्स नहीं जा सकते मरीजों के साथ, लेकिन उसका और इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल्स का कि मरीजों के जो रिलेटिव्स है उनको बता दो कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनको क्या दवाई दे रही है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं या क्या देना चाहते हैं उसके पहले। और पेशेंट से भी ये ज़रूरी है कि परमिशन लेना जो भी प्रोसीजर जो करते हैं, और वो ऐसे स्थिति में नहीं है तो रिलेटिव से भी लेना है। और ये बहुत ज़रूरी है, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी है और हॉस्पिटल का ड्यूटी बनता है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उसके साथ लिंक करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट है पेशेंट्स का। जब कुछ इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का जिम्मेदारी बनती है कि उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दो, और जो नहीं देते हैं वो नेग्लिजेंस होता है। और उपभोक्ता कानून वैसे ऐसे बहुत सारे हक है पेशेंट्स का, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, देन राइट टू साइड इफेक्ट्स, जो दवाई दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट्स कुछ है, ऐसे राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारा, वहाँ भी एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, वहाँ भी उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। और दूसरी बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अभी शायद 1-2 साल पहले पेशेंट्स राइट्स के बारे में जिक्र करके वो 17 राइट्स बताया गया है जो पेशेंट्स का राइट्स है। तो ये जब ये वायलेशंस होती है, ये पेशेंट्स का राइट्स जो वायलेट होती है, तो उपभोक्ताओं को कंज्यूमर कोर्ट्स के सामने जाके मुआवजा ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि अर्जेंटली उनको कुछ इंटरवेंशन चाहिए या कुछ चाहिए, तो अभी नया कंज्यूमर कानून के अंतर्गत ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इनका ग्रीवेंस, इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं करती है, लेकिन जब भी कोई उपभोक्ताओं का बड़ा मुद्दा है वो सर्टनली इंटरवीन कर सकते हैं, उनको राइट्स है, वो इंटरवीन करके जो भी करना है वो कर सकते हैं। ये मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल जा सकते हैं, वहाँ उनको मतलब कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट, लेकिन उनको मुआवजा चाहिए। ऑब्वियसली इतना पैसा लेके वो ट्रीटमेंट नहीं ठीक से नहीं हुआ और वो कुछ नेग्लिजेंस था वहाँ ट्रीटमेंट में, तो उनको मुआवजा चाहिए। उसके लिए तो उनको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये था पूरा मामला। आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं तो सबसे पहले परिस्थितियों का आकलन करें, सोच लें कि क्या सच में अस्पताल या डॉक्टर की गलती है। अक्सर अपनों को खोने का दुख कई बार मनोवैज्ञानिक कठिनाई भी दे जाता है, सही गलत का फर्क नहीं दिखता, हम गुस्साते हैं, क्रोध दिखाते हैं। ऐसे में अक्सर डॉक्टरों के प्रति हिंसा की खबरें भी आती हैं जो पूरी तरह से गलत हैं और अपराध भी हैं। तो अपने आकलन पर पुष्ट होइए और फिर अपने न्याय संगत विकल्पों का चुनाव करिए। अगर आपको लगता है कि अस्पताल ने बदमाशी की है तो ज़रूर शिकायत करिए, और अगर आपको लगता है कि अस्पतालों ने बदमाशी की है और प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है तो आप लल्लन टॉप को बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें लिख सकते हैं, हमारा पता है covidcare@gmail.com। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।